गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंदर अपने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है कि एक सिंपल पुल और पुश, जो इसको अपने क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। यानी फोर्स वही इन्फ्लुएंस है जिसमें वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। फोर्स है किसी भी बॉडी की शेप, चेंज, डायरेक्शन को क्या स्पीड, शेप और डायरेक्शन को चेंज कर सकता था, उसको अपने फोर्स बोलते हैं। फोर्स है टू टाइप करते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स यानी वो फोर्स है जब बहुत सारे वो फोर्स जिसके अंदर एक बॉडी पर जब बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है तो उसे हम क्या बोलते थे, बैलेंस फोर्स के नाम से जानते थे। और अगर एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं और रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता तो उसे हम क्या बोलते थे, अनबैलेंस फोर्स के नाम से जानते थे। अगर किसी भी बॉडी पर बैलेंस फोर्स काम करता है तो बैलेंस फोर्स काम करने के कारण से कोई भी बॉडी है अगर रुकी हुई है तो हमेशा रुकी रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। लेकिन अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है और स्टॉप बॉडी को क्या करवा सकता था, मूव करवा सकता था। उसके बाद हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर मैंने वर्ड सुना था इनर्शिया। इनर्शिया वो बॉडी की टेंडेंसी होती है जो किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज होने का क्या करती है, विरोध करती है। यानी अगर बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहती है, अगर बॉडी मोशन में है, में रहना चाहती है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था जिसको ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते। अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है स्टूडेंट्स? परसों मैंने आपको एक वर्ड बताया था मोमेंटम। मोमेंटम का मीन्स मैंने आपको बताया था मास टू वेलोसिटी, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि कोई भी फोर्स है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर अपने मास को बढ़ाते हैं तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, अगर किसी बॉडी का मास कम होता है तो फोर्स भी कम लगाना पड़ता है। इसी तरह से वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो उसको रोकने के लिए फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, अगर वेलोसिटी कम होती है तो उसको रोकने के लिए फोर्स भी कम लगाना पड़ता है। अब मैं आपको बता रही हूँ न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। मैंने आपको पहले भी बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि अगर कोई चीज है बढ़ रही है, मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है दो क्वांटिटी होती है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी अगर मोमेंटम जितना जल्दी चेंज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स काम करेगा। फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि रेट का मीन्स क्या होता है, जहां पर भी रेट वर्ड आ गया तो वहां पर अपने को क्या करना है, हमेशा टाइम से डिवाइड करना ही करना है। फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे। यानी मोमेंटम जितना जल्दी चेंज होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, फोर्स है वो काम करता है। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो। आप लोगों ने कभी भी क्रिकेट का गेम होते देखा है तो क्रिकेट के गेम में क्या होता है कि जैसे ही कोई चौका या छक्का लगता है या मतलब लगने वाला होता है, अगर बॉल आ रही होती है तो फील्डर अगर कैच पकड़ता है तो कैच को पकड़ने के लिए वो क्या करता है, अपने हाथों को पीछे तक नीचे तक लेकर जाता है। वो कभी भी यूं करके अपने बॉल को नहीं पकड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया था मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास टू वेलोसिटी। हालांकि बॉल का मास कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि जो बॉलिंग है, बॉलिंग की स्पीड है 90 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, इस तरह से लिखा होता है। तो अगर बॉल का मास ज़्यादा नहीं होता लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो मास वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण से उसका मोमेंटम भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अगर फील्डर उसको अचानक से ही पकड़ लेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो होते ही क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी जीरो। तो जितना जल्दी मोमेंटम जीरो होगा फोर्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मोमेंटम जितना जल्दी जीरो होता है उतना ही फोर्स ज़्यादा काम करता है, मोमेंटम जितना धीरे धीरे कम होगा उतना ही फोर्स क्या होता है, कम अप्लाई होता है। अगर वो अपने हाथों को नीचे धीरे धीरे लेके जाता है तो वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो पहुंचती है, जिसके कारण से उसके हाथों के ऊपर क्या होता है, फोर्स भी कम काम करता है। अचानक से अगर बॉल को रोक लिया जाए तो हो सकता है कि हाथ में फ्रैक्चर आ जाएगा, या और में पढ़ते हैं ना पैर की उंगली के अंदर फ्रैक्चर आ गया, कोई थंब के अंदर आ गया, फिंगर के अंदर आ गया, तो ये इसी कारण से होता है।
दूसरा, आपके स्कूल में हाई जंप, लॉन्ग जंप जब भी स्पोर्ट्स होते हैं तो होते हैं, तो कभी भी हाई जंप और लॉन्ग जंप पे आपको ये फर्श पे नहीं करवाए जाते, पक्के फर्श पे नहीं करवाए जाते, मार्बल पे या सीमेंटेड फर्श पे, हमेशा कहाँ पर करवाए जाते हैं, मिट्टी पे। और जहाँ पर मिट्टी पे ये करवाया जाता है हाई जंप या लॉन्ग जंप, वहाँ पर भी मिट्टी को क्या कर दिया जाता है, सोइल को बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर बिल्कुल मतलब कस्सी चला के वहाँ पर क्या किया जाता है, मतलब जो सोइल है उसको सॉफ्ट कर दिया जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि अपने एथलेटिक्स देखते हैं जो अच्छे बड़े स्केल पर ओलंपियाड में रहते हैं, वहाँ पर हमेशा जो हाई जंप और लॉन्ग जंपर होते हैं उनको क्या किया जाता है, कुशन्स यानी गद्दे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसका रीजन भी क्या होता है, जैसे अगर मान लो अपने हाई जंप कर रहे हैं, हमारा खुद का मास भी ज़्यादा होता है, अपने हाई जंप कर रहे हैं तो यहाँ से तो कूदेंगे नहीं, या लॉन्ग जंप कर रहे हैं अपने क्या करते हैं, पीछे से तेज़ी से भाग कर आते हैं। जब अपने पीछे से तेज़ी से भाग कर आते हैं तो हमारा मास भी ज़्यादा, वेलोसिटी भी ज़्यादा, तो मोमेंटम भी ज़्यादा। एकदम से अपने पक्के फर्श पे कूद जाए तो क्या होगा, वेलोसिटी एकदम से जीरो, तो मोमेंटम एकदम से जीरो। मोमेंटम जितना जल्दी ज़्यादा जीरो उतना ही फोर्स क्या होगा, ज़्यादा काम करेगा। तो एथलेटिक्स क्या लगेगा, चोट लगने का खतरा रहता है। इसी तरह से यूज़ ऑफ सीट बेल्ट इन कार, कार के अंदर हमेशा क्या किया जाता है, सीट बेल्ट का यूज़ किया जाता है। अब कार के अंदर सीट बेल्ट का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो कार के अंदर हम बैठे होते हैं तो अपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि अगर कार मोशन में होती है, कार अगर मान लो 100 की स्पीड पे चल रही है तो हम भी 100 की स्पीड पे चल रहे हैं। अब अपने को पता है ब्रेक लगती है, अपने मोशन में रहना चाहते हैं तो अपने आगे की साइड गिरेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि अगर एकदम से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कार चल रही है, मास भी ज़्यादा, वेलोसिटी भी ज़्यादा, एकदम से मोमेंटम जीरो होगा तो क्या होगा, फोर्स भी उतना ज़्यादा काम करेगा। लेकिन और अपने जाके डैशबोर्ड पे अपना सिर टकराएगा तो हो सकता है, अपने कई एक्सीडेंट पड़ते हैं जो ज़्यादा तेज स्पीड पे होते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो अगर अपने सीट बेल्ट लगाई होती है तो अपने क्या होता है कि धीरे धीरे आगे की साइड की मतलब कह सकते हैं आगे की साइड धीरे धीरे अपनी मतलब बॉडी जाती है, जिसके कारण से वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो पे पहुंचती है। इस कारण से मोमेंटम भी क्या होता है, धीरे धीरे जीरो होता है। यानी मोमेंटम जितना जल्दी जीरो होगा उतना ही ज़्यादा क्या करता है, फोर्स होगा करता है। यानी फोर्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। चेंज इन मोमेंटम को अपने लिखते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे भी समझ लो, अगर मान लो आप कोई भी क्लास के अंदर कोई भी एक स्टूडेंट है वो जा रहा था, ठीक है, इसका मास है, मस्ती से जा रहे थे, आपकी इनिशियल वेलोसिटी है u, तो आपका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा mu। अब अचानक से एक पागल कुत्ता आपके पीछे लग गया तो आप नेचुरल सी बात है कि आप भागना शुरू कर दोगे। और भागने से अपने एक दिन में नहीं है कि मास कम हो जाता, अगर ऐसा होता कि अगर भागने से हमारा मास कम हो जाता तो सभी भाग लेते, मैं भी भाग लेती, थोड़ा सा पतली हो जाती है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उससे अब क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी को अपने क्या कहते हैं v। अपने ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है वेलोसिटी दो ही होती है, या तो इनिशियल या फाइनल। तो अब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v, तो मास m ही है तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा mv। अपने प्रोपोर्शनल अनुसार आपको पता है इस तरह से जाते हैं, फोर्स फाइनल मोमेंटम mv माइनस mu अपॉन में t। फोर्स m यहाँ पे कॉमन आ गया, v माइनस u अपॉन t। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था v माइनस u अपॉन t, इस बात को अपने को याद रखना है, वी नो दैट, हमें पता है। फोर्स प्रोपोर्शनल m a, प्रोपोर्शनल का निशान रखना नहीं होता, हम क्या करते हैं k m a। k एक कांस्टेंट है बच्चों, बहुत सारी नई चीजें सीखोगे इस बार, कांस्टेंट वैल्यू, तो हर चैप्टर में कांस्टेंट अलग अलग होते हैं। यहाँ पर अपने k कांस्टेंट याद यूज करते हैं, यही याद रखना है, इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं यूज कर सकते आप। इसकी वैल्यू होती है 1, f इक्वल टू 1 इनटू m a, f इक्वल टू क्या होगा m a। ये अपना होता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका कोई भाई बहन है, अगर आप अपने भाई को थप्पड़ मारोगे तो यूँ नहीं है कि आपका भाई आपका थप्पड़ खा लेगा, बल्कि क्या करेगा, वो क्या आपको बदले में एक थप्पड़ कस के मारेगा ही मारेगा। ज़्यादा बड़ा है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके बराबर से आप 2-4 साल का फर्क है तो भाई बहनों में तो वैसे ही झगड़ा बहुत होता है। तो यानी अगर आप उसको लगाओगे तो वो है एक्शन, वो जो आप पे लगाएगा तो वो है रिएक्शन। यानी अगर एक
है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। तो इसको अपने बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन का लॉ। तो इसके अंदर न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी हर एक्शन के लिए क्या होता है, एक इक्वल और अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता ही होता है। ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट अब इसके कुछ एप्लीकेशन मतलब कहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम आता है। जैसे हाउ डू वी वॉक, अपने चलते कैसे, तुम लोग जब चलते हो इस तरह से अपने क्या करते हैं, अपने पैरों से आगे की साइड चलते हैं तो ग्राउंड को क्या करते हैं, पीछे की साइड पुश करते हैं, बदले में ग्राउंड भी अपने को क्या करता है, आगे की साइड पुश करता है। अपने ने देखा है स्विमर जब स्विमिंग करता है तो अपने हाथों से और पैरों से इस तरह से पानी को क्या करता है, पीछे की साइड कट करता है। तो जब वो पानी को पीछे की साइड कट करता है तो बदले में पानी उसको क्या करता है, आगे की साइड पुश करता है। एक वर्ड है गन रिकॉइल, जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। गन रिकॉइल में क्या होता है, जैसे अपने बुलेट को फायर करते हैं, जैसे बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट आगे जाती है प्रेशर के साथ, तो जब बुलेट आगे जाती है प्रेशर के साथ तो अपने भी क्या होता है, पीछे करने को हल्का सा झटका लगता है। इसको अपने क्या बोलते हैं, गन रिकॉइल के नाम से जानते हैं। उसके बाद है, आप लोगों ने देखा होगा अगर कहीं पर फायर लग जाती है तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, उसमें बड़ी मोटी पाइप होती है और जब वो पानी को हाथ के ऊपर छिड़क रहे होते हैं तो पीछे 4-5 जनों ने पकड़ा हुआ होता है। उसका रीजन भी यही होता है कि उसमें पानी बहुत मोटी पाइप होती है तो पानी आगे प्रेशर की साइड निकलता है तो पीछे की साइड क्या करता है, मतलब एक फोर्स लगाता है, रिएक्शन। तो इसके कहाँ से पाइप करती है, पीछे की साइड। जो इंसान उसको कर रहा है क्योंकि वो इतनी मोटी पाइप होती है उसमें पानी इतना प्रेशर से निकल आता है कि वो आदमी पीछे चला जाएगा। तो इसलिए पीछे उसको क्या होता है कि 5-6 जनों ने क्या कर रखा था, उस पाइप को होल्ड करके रखा हुआ होता है। उसके बाद आपने जेट एरोप्लेन रॉकेट्स वैसे तो नहीं उड़ते हुए देखे, लेकिन आपने टीवी के अंदर देखते हैं रॉकेट्स उड़ते हैं। तो जब भी रॉकेट्स जाते हैं स्पेस के अंदर तो उसके अंदर पीछे से बहुत सारी गैसें निकल रही होती हैं। रॉकेट के अंदर फ्यूल बर्न होते हैं, वहाँ पे रॉकेट के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन सबसे एक्सीलेंट फ्यूल है। तो हाइड्रोजन फ्यूल बर्न होता है ऑक्सीजन की हेल्प से। तो क्या होता है कि उसके अंदर पीछे से पावरफुल गैसें निकलती हैं। जब वो गैसें पीछे से निकलती हैं तो क्या करती है, आगे की साइड फोर्स लगाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि हम आगे की साइड है, मतलब जो रॉकेट है वो क्या करता है, आगे की साइड मूव करता है। इसको अगर सिंपल समझना है तो एक बैलून लेना, बैलून को हवा से भरना, बैलून को अगर तुम लोग इस तरह से नीचे से हवा निकलेगी तो बैलून ऊपर जाएगा, अगर ऊपर यूँ करोगे बैलून हवा ऊपर से निकलेगी तो बैलून नीचे आएगा। अगर इधर से हवा निकलेगी तो बैलून इस साइड जाएगा, अगर इस साइड से निकलेगी यानी राइट से करोगे तो लेफ्ट में जाएगा, अगर लेफ्ट से हवा निकलेगी उसकी एयर निकलेगी तो वो कहाँ पर जाएगा, राइट के अंदर जाएगा। यानी हमेशा एक एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता ही होता है। अब अपने इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन डरने की बात नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस बहुत कम है, बहुत कम। जैसे हम इसके बाद में केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर से फर्स्ट चैप्टर तो आपका पूरा का पूरा रेड्यूस हो चुका है। सेकेंड चैप्टर के अंदर भी बहुत कम, वो आपको जल्दी समझ में आए। फिजिक्स थोड़ी सी टिपिकल है, इसके जो न्यूमेरिकल्स है दोनों चैप्टर्स के, मैं अभी एक दो दिन जैसे कल सैटरडे संडे है तो मैं मंडे को आपको मतलब पूरे जो आपके चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं मोशन वाले पहले फर्स्ट चैप्टर के उसके पूरे के पूरे सॉल्व करके भेज दूँगी। अगर आपको कोई अंडरस्टैंड ना हो तो आप मेरे से पर्सनल कॉल करके देखो, लेकिन बेटा दोपहर को नहीं, या तो स्कूल टाइम में आप पूछ लीजिए, स्कूल टाइम में आप फ्री होते हैं, आप स्कूल टाइम में देखो मंडे को तो मैं भेजूँगी तो मंडे को नहीं, ट्यूजडे को आप जब मर्जी पूछ लीजिए, स्कूल में हम लोग वीडियो बनानी होती है तो फ्री होते हैं, ठीक है। या शाम को 6:30-7 बजे के बाद आप मुझे कॉल करके अगर आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है आपकी हेल्प करने में, लेकिन दोपहर को जो रेस्ट का टाइम होता है उस टाइम नहीं, ठीक है। अब अपने सबसे लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ का वर्ड अपने 7th क्लास में पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, सुरक्षित करते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, कंजर्वेशन वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर अपने मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कंजर्व करना है, तो यानी मोमेंटम है ना तो क्रिएट हो सकता, ना ही मोमेंटम क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसके लिए मान लो अपने पास एक ट्रक है और एक कार है, ट्रक का मास लेते हैं m1, कार का मास लेगा m2,
बाइक मिल जाती है तो अपने तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ट्रक और कार का मास क्या रह गया, m1 और m2। लेकिन अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। फाइनल वेलोसिटी पे क्या लेते हैं v1, इसकी क्या लेंगे v2। तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं, ये हो जाएगा m1 v1, ये हो जाएगा m2 v2। यानी बिफोर कोलोजन टक्कर से पहले जो मोमेंटम था m1 v1 प्लस m2 v2 दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। यानी ट्रक और कार का जो मोमेंटम था, टोटल मोमेंटम था, मैंने यही तो बोला है मोमेंटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, मोमेंटम वो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज एक दूसरे के ऊपर काम करती हैं तो उनका टोटल मोमेंटम है। दो बॉडी या ट्रक और कार एक दूसरे के ऊपर ने काम किया तो फिर भी टक्कर से पहले का और टक्कर के बाद का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। बिफोर कोलोजन और आफ्टर कोलोजन इसका मोमेंटम है m1 v1 प्लस m2 v2, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसी बात को अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। इस बार बहुत प्रूव है बच्चों, बहुत ज़्यादा। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा इक्वेशंस ऑफ मोशन की, इसके अंदर भी न्यूटन का सेकंड का देखा। तो अब है यहाँ पर क्या है, अब अपने को प्रूव करना है। अपने को पता है F इक्वल क्या होता है, ma। एक तो अगर मान लो ट्रक है कार से टकराएगा तो ट्रक क्या करेगा, कार के ऊपर फोर्स लगाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर ट्रक कार पर लगाएगा तो कार के बदले में क्या करेगी, ट्रक के ऊपर फोर्स लगाएगी। ट्रक जो पहला फोर्स लगाएगा उसको बोलते हैं F2, कार जो दूसरा फोर्स लगाएगी उसको बोलते हैं, इसको F1, उसको बोलेंगे F2। अब कार का मास क्या है, m2 है, m2 a2 दे दिया। अब F इक्वल टू m होता है। अब कार ने ट्रक के ऊपर लगाया, ट्रक का मास कितने क्या लिया है, m1 लिया, तो इसको हमने क्या लिया, m1 a1। मतलब ट्रक ने जो कार के ऊपर फोर्स लगाया वो पहला फोर्स था, इसलिए इसको F1 ले लिया। कार ने ट्रक के ऊपर फोर्स लगाया उसको हमने क्या ले लिया, F2 ले लिया। अब कार का मास कितने क्या ले लिया, m2 ले लिया, m2 a2। अभी अपने ने न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर प्रूव किया था F इक्वल टू क्या होता है, m a, ठीक है। अब a इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस u अपॉन t। तो अपने यहाँ पे कर देते हैं F1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 अपॉन में t। यहाँ पे अपने t2 नहीं लिखते, इसका रीजन ये होता है कि ट्रक और कार दोनों एक साथ टकराए थे, यूनियन के अलग अलग टाइम पे टकराए थे, तो इसलिए इन दोनों का टाइम क्या हो जाता है, एक ही होता है। F2 की वैल्यू लेते हैं, F2 इक्वल टू क्या लेंगे, m1 a1 हो गया v1 माइनस u1 अपॉन t। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि F1 और F2 इक्वल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। F1 और F2 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, हमेशा अपोजिट होते हैं। यानी एक प्लस क्या तो एक क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। F1 क्या किया हमने, क्या किया, माइनस लगा दिया। F1 की वैल्यू है m2 v2 माइनस u2 अपॉन में t, इस क्या किया हमने, माइनस लगा दिया, इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 अपॉन में t। अपने इस t को इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, चाहे इस t को इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी ये दोनों आपस में जाओगे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2, इसको किया m1 v1 माइनस m1 v1। आपको मैंने पहले ही बोला था माइनस में कुछ नहीं रखते, यहाँ पर m2 u2 प्लस में पढ़ रहा है, इधर m1 u1 माइनस में था, इसको अपने ले लिए m1 v1 इक्वल टू m1 v1 इधर प्लस में था, पढ़ा रहेगा m2 u2 इधर माइनस में, तो इसको अपने ले आए। तो यही तो अपने प्रूव करना था, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। यहाँ पर अपना सेकंड चैप्टर खत्म होता है। अब अपने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा इजी है, इसकी बजाय वो बहुत ज़्यादा इजी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।